हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अब स्टार्ट करते हैं भाई ग्रेविटी। क्या स्टार्ट करते हैं? ग्रेविटी। अब ग्रेविटी का मतलब मैं बताऊं आपको सिंपल से टर्म में, अगर मैं एग्जांपल के तौर पे समझाना चाहूँ तो ग्रेविटी क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, आप अगर छोड़ते हो तो अर्थ पे ही नीचे पड़ती है, ऊपर नहीं जाती। तो रीजन क्या है? रीजन है किसकी वजह से? ग्रेविटी। तो ग्रेविटी को क्या बताया? इसको लिखता हूं भाई, द ग्रेविटेशनल फोर्स, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटी। क्या कहना चाह रहा हूं? द ग्रेविटेशनल फोर्स, जो ग्रेविटेशनल फोर्स हमने अर्लियर वीडियोज में बताया था, उसका क्या बता रहा हूं? द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटी। या दूसरी टर्म में कह सकता हूं क्या भाई कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ टू द ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब अगर उसके थ्रू समझाऊं तो कि मान लिया ये कोई भी अर्थ है भाई, ये अर्थ का सेंटर है। अगर ये मैं कोई भी ऑब्जेक्ट की अगर मैं बात करता हूं, ये कोई भी ऑब्जेक्ट की बात करता हूं, ये इसकी रेडियस होगी, ये सेंटर मान लिया, ओ मान लिया। तो कहने का मतलब अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे किसकी तरफ, अंदर की तरफ, अगर खिंचाव की तरफ, दोनों का तो एक दूसरे का फोर्स लगा रहा है, क्योंकि ग्रेविटेशन हमने फोर्स क्या पढ़ा है? अट्रैक्शन ऑफ फोर्स। अब जो अट्रैक्शन ऑफ फोर्स है ये इन दोनों के बीच का, that is known as gravity। उसको क्या बोलूंगा भाई? ग्रेविटी। मींस द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटी। ठीक है। अब हमने ग्रेविटेशन फोर्स पढ़ा है। ग्रेविटेशन फोर्स क्या पढ़ा? अर्लियर वीडियोस में पढ़ा था कि F इज इक्वल टू में जी m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर मान लिया भाई। अब मैं क्या करता हूं? अब मैं करता हूं भाई दैट फोर्स इज इक्वल टू, अब एक ये m1 मास को मान लेता हूं भाई अर्थ का मास। किसका मास? अर्थ का, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू अर्थ निकाला है। और m2 मास मान लेता हूं किसका? किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी ऑब्जेक्ट का। तो F इज इक्वल टू में g। अब यहां से m1 की बजाय मैं क्या रख लूं? अर्थ का मास मैंने मान लिया कैपिटल M, और ऑब्जेक्ट का मास को मैंने मान लिया स्मॉल m। तो g कैपिटल M इज द मास ऑफ द अर्थ एंड स्मॉल m इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्योंकि दोनों के अट्रैक्शन का फोर्स, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, जो उनके बीच की डिस्टेंस है, दैट इज आर स्क्वायर। ये तो मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई, जो हमने कल पढ़ी थी ग्रेविटेशन फोर्स के अकॉर्डिंग। बट अब न्यूटन का एक लॉ आया था। न्यूटन का क्या आया था? एक लॉ आया था, क्या कि दैट F इज इक्वल टू में ma, फोर्स इज इक्वल टू में मास इनटू में एक्सेलरेशन। न्यूटन के सेकंड लॉ, ये अगर आपने पार्ट नहीं देखा तो आप वीडियोस में जाके चेक कर सकते हैं। F इज इक्वल टू में ma। अब A बताया था, A क्या होता है? A होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन किसकी वजह से? ग्रेविटी। क्योंकि जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो होगी, दैट इज किसकी वजह से? ग्रेविटी की वजह से। तो एक्सेलरेशन भी ग्रेविटी हो सकता है। कहने का मतलब A को भी क्या लिख सकता हूं? G। इट मींस मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू में ग्रेविटी। एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है? ग्रेविटी के बराबर। तो A की बजाय क्या पुट कर सकता हूं? G। तो मैंने यहां पे पुट किया दैट F इज इक्वल टू में mg। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2। अब ये m विद ग्रेविटी। अब एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का। तो ये मास किसका है? ऑब्जेक्ट का। किसका? ऑब्जेक्ट का। तो ये मेरे पास मास है ऑब्जेक्ट का। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को, दोनों को देखता हूं भाई। LHS देखा F, LHS देखा F, दोनों बराबर है। अगर LHS बराबर है तो दोनों RHS भी बराबर होंगे। दोनों RHS बराबर होंगे, इट मींस GM अपॉन में R स्क्वायर इज इक्वल टू में ये RHS है इज इक्वल टू में mg। ठीक है भाई। मास ऑफ द ऑब्जेक्ट ये है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट ये है, कैंसिल आउट हो गया, इधर आएगा तो नीचे डिवाइड में हो जाएगा। देन आपके पास क्या बचा? ग्रेविटी इज इक्वल टू में GM अपॉन में R स्क्वायर, GM अपॉन में R स्क्वायर। ये आपके पास है डेरिवेशन ऑफ द ग्रेविटी की। ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है? तो G इज इक्वल टू में GM अपॉन में R स्क्वायर। ठीक है भाई। अब भाई ग्रेविटी G इज इक्वल टू GM अपॉन में R स्क्वायर। अगर SI यूनिट की बात करूं, SI यूनिट की बात करता हूं, क्या बात करता हूं? SI यूनिट की। तो मैंने क्या बताया था अभी? A इज इक्वल टू किसके बराबर? G के बराबर। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन क्या होता है? SI यूनिट। एक्सेलरेशन की SI यूनिट हमने पढ़ी है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ग्रेविटी की भी SI यूनिट क्या होगी भाई? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देन G इज इक्वल टू GM। अब ग्रेविटी की वैल्यू निकाल सकता हूं भाई ऑन द अर्थ।
अगर ग्रेविटी ऑन द अर्थ में निकालना चाहूं तो मेरे को पता है कि ग्रेविटेशन फोर्स, अर्लियर वीडियो में मैं इसकी वैल्यू बता चुका हूं, दैट 6.67 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस का 11, 6.67 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस का 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर बताया था वैल्यू, इनटू में मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द अर्थ आपके पास होता है भाई 6 इंटू में 10 रेज टू पावर 24, ठीक है, मास ऑफ द अर्थ होता है 6 इंटू 10 रेज टू पावर 24 डिवाइडेड बाई रेडियस, रेडियस होती है अर्थ की, जो उनके बीच के, अगर मैं अर्थ के ऊपर की बात करूं वहां पे डिस्टेंस अगर मैं रखता हूं ऑब्जेक्ट की, तो वो बताई भाई 6.4 इंटू में 10 रेज टू पावर 6, ये मेरे पास डिस्टेंस होती है। मतलब अगर मैं ये बात करूं यहां से लेके इस ओ पॉइंट से लेके, अगर मैं यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट को रख रहा हूँ, ये कोई ऑब्जेक्ट रख रहा हूँ, तो ये डिस्टेंस जो बताइए आपके पास 6.4 इंटू 10 रेज टू पावर 6, बट आर का स्क्वायर, इसका स्क्वायर। अब स्क्वायर करने के बाद इसके टर्म को खोलता हूं तो भाई अब इसको मैं भाई इस पॉइंट को ऐसे लिख सकता हूं, 6.67 है, तो ये इसको नॉर्मलाइज करके ये 7 अगर 5 से बड़ा हो जाता है तो एक टर्म यहाँ पे बढ़ा देता हूं, तो इसको ऐसे लिख सकता हूं इजी कैलकुलेशन के लिए 6.7 इंटू में 10 रेज टू पावर माइनस का 11 इंटू में 10 रेज टू 6 इंटू 10 रेज टू पावर 24 अपॉन में, अब यहाँ पे स्क्वायर होगा, स्क्वायर होगा तो ये बन गया मेरे पास 6.4 इंटू 10 रेज टू पावर 6 मल्टीप्लाई 6.4 इंटू 10 रेज टू पावर 6, ठीक है। अब यहां से अगर इसको दोनों को सोल्व आउट करता हूं भाई, अब मैं यहाँ पे सोल्व आउट नहीं कर रहा, ये आपके लिए छोड़ रहा हूं मैं, अगर इन दोनों इक्वेशन, इन दोनों को सोल्व आउट करता हूं, क्योंकि अगर मैं सिर्फ 10 की पावर को सोल्व करता हूं भाई, 10 रेज टू पावर 6, 10 रेज टू पावर 6, 10 रेज टू पावर 12 हो गया, तो मैंने यहां से काट के ये मैंने बना दिया 10 रेज टू पावर 12, ठीक है, क्योंकि दोनों बेस सेम है, मल्टीप्लाई होके ऐड हो जाएंगे पावर, तो 10 रेज टू पावर 12। ऊपर अगर मैं बात करता हूं तो कितना बचेगा, ऊपर आपके पास बचेगा भाई, अगर मैं इसको ऊपर लेके जाता हूं, इसको ऊपर लेके जाता हूं तो ये भी कितना हो जाएगा माइनस का 10 रेज टू पावर माइनस का 12, यहां से माइनस का 12 हटा दिया भाई, ठीक है। अब सिर्फ यहाँ पे ये बचा, अब 10 रेज टू पावर माइनस का 12 और 10 रेज टू पावर माइनस का 11, तो -12 और -11 की अगर मैं ऐड करता हूं तो आपके पास बचा 3 और ये 2, माइनस का 23 बचा, तो मैं यहां से इसको मैंने हटा दिया, ये आपके पास वैल्यू बच गई माइनस का 23, क्लियर है। अब यहां से ये 10 रेज टू पावर प्लस का 24, ये 10 रेज टू पावर माइनस का 23 कैंसिल आउट होकर सिर्फ 10 बचेगा, ये कैंसिल आउट होकर सिर्फ बच गया क्या भाई 10, ये कैंसिल आउट होकर सिर्फ बच गया क्या 10। अब दोनों को आप क्या कर सकते हो, इन सारों को सोल्व आउट करोगे, सोल्व आउट करने के बाद जो आपके पास वैल्यू आएगी, दैट वैल्यू इज इक्वल टू में 9.8, वैसे वैल्यू जो आएगी आपके पास वो क्या आएगी 9.78, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके सोल्व करोगे तो 9.78 आपके पास वैल्यू आएगी, दैट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बिकॉज ऐसा यूनिट क्या है ग्रेविटी की, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इट मींस इस 9.78 को लिख सकता हूं भाई, दैट g इज इक्वल टू ऑन द अर्थ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपके पास ये बताया भाई कि ग्रेविटी ऑन द अर्थ जो होती है ऑलवेज 9.8 ही रहती है। क्या बताया कि ग्रेविटी ऑन द अर्थ, मतलब कि अगर मैं बात करूं कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आपके पास पड़ती है तो जो ग्रेविटी लगेगी उसके, वो ग्रेविटी हमेशा कितनी लगती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दूसरी चीज इसके टॉपिक के बारे में, ग्रेविटी के बारे में एक चीज और बताता हूं, क्या भाई कि ग्रेविटी का हमने ये बताया g इज इक्वल टू में जी एम अपॉन में आर स्क्वायर। ग्रेविटी कभी भी मास पे डिपेंड नहीं करती, ग्रेविटी कभी भी मास पे डिपेंड नहीं करती। ये ना समझे कि भाई एक तो मैं 5 किलो का पत्थर लूं और एक मैंने ले लिया वहीं पे 10 किलो का पत्थर, तो दोनों एक साथ पड़ेंगे, ना कि 10 किलो वाला पहले पड़ जाएगा और 5 किलो वाला बाद में पड़ेगा, नहीं, दोनों साथ पड़ेंगे। क्यों? बिकॉज ग्रेविटी सेम एग्जैक्ट करेगी। ग्रेविटी तो कितनी निकाली 9.8, वो दोनों के लिए सेम है। कहने का मतलब क्या है कि अगर एक तो हल्की चीज को डालूं एक भारी चीज को डालूं तो दोनों ग्रेविटी सेम डिपेंड करेंगी, ठीक है, वहां पे मास कोई डिपेंड नहीं करेगा। इट मींस अगर मैं बोलूं कि ग्रेविटी कभी भी मास डिपेंडेंट नहीं होती, नॉट डिपेंड ऑन मास, ग्रेविटी कभी भी मास पे डिपेंड नहीं करेगी। किस पे डिपेंड करेगी? सिर्फ उसके ग्रेविटी पे डिपेंड करेगी, उसके नेचर पे डिपेंड करेगी। या फिर दूसरा एग्जांपल लूं, जैसे न्यूटन ने दूसरा एग्जांपल क्या किया भाई कि अब की बार अगर वैक्यूम की बात करूं, वैक्यूम की बात कि जहां पे एयर फ्रिक्शन नहीं होता,
ठीक है। या फिर आप ये बोलो कि सर ये तो यहाँ पे डिपेंड नहीं हो रहा, क्योंकि अगर मैं एक तो फेदर को, मतलब मैं बोलूँ कि एक तो पंख को छोड़ दूं और दूसरा मैं क्या बोलूँ कि एक पत्थर को छोड़ दूं, तो पंख बाद में पड़ेगा और पत्थर पहले पड़ेगा। इसका रीजन क्या है, क्योंकि वहां पे फेदर के ऊपर क्या लग रहा है भाई, एयर रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि हवा उस चीज को अपोज कर रही है। या फिर कागज की बात करूं, वो ऐसे आता है, पत्थर सीधा आएगा, वो ऐसे आएगा, इट मींस वहां पे हवा उसको अपोज करने लग रही है। ठीक है, हवा अपोज करेगी तो एयर रेजिस्टेंस लगेगा, तो वहां पे ये केस लागू नहीं होता। इसी का एग्जांपल करने के लिए क्या बताया भाई, इसी का एग्जांपल करने के लिए उसने बताया कि अगर वैक्यूम में, कहने का मतलब कि जहां पे हवा का नाम निशान ना हो, उसमें अगर मैं करता हूं, उसमें चाहे आप एक सोने का सिक्का लो या फिर कोई भी पत्थर लो या फिर एक आपने क्या ले लिया, पंख ले लिया, दोनों को अगर साथ डालोगे जहां पे वैक्यूम है तो दोनों सेम पड़ेंगे, वहां पे मास डिपेंड नहीं करेगा, तो वो ग्रेविटी वहीं पे भी 9.8 ही एग्जर्ट करेगा। तो ये आपके पास था ग्रेविटी का टॉपिक। ठीक है।